चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1999 के उस ऐतिहासिक संघर्ष की, कारगिल युद्ध। ये सिर्फ दो देशों की सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी जज्बे और उस नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई की बात करती है जो दुनिया की छत पर लड़ी गई। तो चलिए उन फैक्ट्स को जरा करीब से देखते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18,000 फीट। मतलब आप सोचिए, इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन वैसे ही ना के बराबर होती है और तापमान माइनस में। ठीक इसी जगह पर वो रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाइयां लड़ी गई थीं। ये सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ जंग नहीं थी, ये सीधे सीधे प्रकृति के सबसे खतरनाक रूप के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। तो सवाल ये उठता है, दुनिया की छत पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में युद्ध लड़ने के लिए आखिर चाहिए क्या? जरा सोचिए, उन जमी हुई खौफनाक चोटियों पर हमारे सैनिकों ने क्या कुछ नहीं झेला होगा। जहां एक एक कदम बढ़ाना अपने आप में एक टास्क हो, वहां भारी हथियारों के साथ लड़ना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सेक्शन 1, द्रास वॉर मेमोरियल, अ प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस भयानक अतीत को समझने से पहले चलिए आज के समय में चलते हैं, लद्दाख के इस बेहद शांत और गंभीर इलाके में। ये है द्रास वॉर मेमोरियल, जहां हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये जगह उन भारी भरकम वॉर स्टेटिस्टिक्स को एक असली इमोशनल रूप देती है। यहाँ गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवारों पर पीतल की प्लेट्स लगी हैं, जिन पर सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। और इसके ठीक ऊपर एक 30 मीटर ऊंचे पोल पर हमारा 37.5 बाय 25 फीट का विशाल तिरंगा लहराता है, जैसे वो इन नामों की रखवाली कर रहा हो। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये स्मारक कोई आम मेमोरियल नहीं है। ये बिल्कुल उसी जगह के बीचों बीच बना है जहां इस युद्ध के सबसे बड़े और निर्णायक पल घटे थे। मतलब आप वहां खड़े होकर सीधे तोलोलिंग हाइट्स, टाइगर हिल और पॉइंट 4875, जिसे हम बत्रा टॉप भी कहते हैं, उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। असल में ये इतिहास के सबसे बड़े गवाहों के ठीक सामने खड़े होने जैसा है। सेक्शन 2, हाई एल्टीट्यूड इन्फिल्ट्रेशन, द एस्केलेशन ऑफ मई 1999। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी खामोश सी हलचल अचानक से एक इतने बड़े सैन्य टकराव में बदल गई। मई 1999 का वो एक हफ्ता, हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, 3 मई को सबसे पहले कुछ लोकल चरवाहों ने घुसपैठ की खबर दी। फिर 5 मई आते आते एक इंडियन पेट्रोलिंग टीम पर हमला होता है, जिसमें 5 सैनिक मारे गए। 9 मई को आर्टिलरी अटैक में एक पूरा गोला बारूद डिपो उड़ गया और 10 मई तक तो द्रास और काकसर में घुसपैठिए साफ नजर आने लगे थे। एक एकदम शांत इलाका रातों रात वॉर जोन बन गया। अब यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इतनी ऊंचाई पर छिपे हुए दुश्मन को बाहर निकालने के लिए कितने बड़े लेवल पर मोबिलाइजेशन की जरूरत थी। एक तरफ 5,000 पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, जो उन ऊंची चोटियों पर एकदम सेफ और मजबूत बंकर बनाकर बैठे थे, और दूसरी तरफ ऑपरेशन विजय के तहत 30,000 भारतीय सैनिकों को मोबिलाइज किया गया था। जाहिर है, ऊंचाई पर बैठा दुश्मन हमेशा फायदे में होता है, तो ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। सेक्शन 3, अनलीशिंग ऑपरेशन विजय, द अनप्रेसिडेंटेड आर्सेनल। अब उस ज्योग्राफिकल नुकसान की भरपाई कैसे की जाए? इसके लिए एक ही रास्ता था, गोलाबारी का एक ऐसा लेवल जो पहले कभी नहीं देखा गया। जरा इस नंबर को देखिए, 2.5 लाख। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये उन तोपखाने के गोलों की कुल संख्या है जो इस युद्ध के दौरान दागे गए थे। मतलब आप बस अंदाजा लगाइए कि उस बमबारी की इंटेंसिटी कितनी खौफनाक रही होगी। पहाड़ों को हिला देने वाली ये गोलाबारी इतिहास के सबसे हेवी आर्टिलरी बैटल्स में से एक थी। अब ये सारा हार्डवेयर उस माहौल में बिल्कुल क्रूशल था। आसमान की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसमें MiG-27 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स थे, वो भी प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए R-77 मिसाइलों के साथ। और जमीन पर बोफोर्स तोपें, 300 से ज्यादा मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स जो लगातार आग उगल रहे थे। उस ऊंचाई पर जहां पैदल आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था, ये भारी मारक क्षमता एक तरह से गेम चेंजर थी। ये फैक्ट तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लगातार 17 दिनों तक, सोचिए 17 दिनों तक हर एक मिनट में तोप का एक गोला दागा गया। उस शोर, उस वाइब्रेशन और उस पूरी तबाही के मंजर को इमेजिन करना भी मुश्किल है। दुश्मन की सप्लाई लाइन और उनके हौसले को तोड़ने के लिए इस तरह की लगातार और रिलेंटलेस बमबारी की गई। सेक्शन 4, बैटल्स फॉर द पीक्स, माइक्रो नैरेटिव्स ऑफ करेज। तो इन भारी भरकम हथियारों और विमानों के पीछे असली कहानी उन वीर जवानों की है जिन्होंने अपने दम पर उन चोटियों को फतह किया। जैसे तोलोलिंग की ये कहानी देखिए, 13 जून दिगेंद्र कुमार को 5 गोलियां लगती हैं, 5 गोलियां। लेकिन इसके बावजूद वो अकेले ही 48 घुसपैठियों और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को ढेर कर देते हैं। ये अदम्य साहस ही था जिसने तोलोलिंग को सुरक्षित किया, और ये इस युद्ध का पहला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। और फिर 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 कैप्चर करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का वो आइकॉनिक रेडियो मैसेज, ये दिल मांगे मोर, ये आज भी रोंगटे खड़े कर देता है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरी फोर्स के उस जज्बे को दिखाती है जो किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था। हालांकि 7 जुलाई को बत्रा शहीद हो गए, लेकिन उनकी ये आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई।
सेक्शन 5 हीरोइक्स एट टाइगर हिल, द 36 आवर ऑपरेशन। अब बात करते हैं पूरे संघर्ष के सबसे लेजेंडरी ऑपरेशंस में से एक की, टाइगर हिल। ये बात उनके खौफनाक जज्बे को साबित करती है। 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने अपनी 36 घंटे की उस सीधी, खड़ी और क्रूर चढ़ाई के लिए अपना खाना तक पीछे छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो खाने की जगह एक्स्ट्रा गोला बारूद ले जा सकें। मतलब उन्हें पता था कि ऊपर जिंदा रहने के लिए खाने से ज्यादा गोलियों की जरूरत पड़ेगी। अब जरा इस नंबर 15 को देखिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सिर्फ 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव, उन्हें 15 गोलियां लगीं। 15। उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह लड़ते रहे। ये सब इंसानी शरीर की हदों के बिल्कुल पार लगता है। परमवीर चक्र से सम्मानित इस सबसे युवा सैनिक का ये स्टेप बाय स्टेप सर्वाइवल देखिए। पहले 15 गोलियों की बौछार से बचना, फिर दुश्मन को चकमा देने के लिए मरने का नाटक करना, उसके बाद काउंटर अटैक रोकने के लिए ग्रेनेड फेंकना और फाइनली अपने साथियों को दुश्मन की सटीक पोजीशन बताना। उनके इसी तेज दिमाग ने पूरी लड़ाई का रुख पलट दिया और टाइगर हिल पर कब्जा पक्का कर दिया। सेक्शन 6 द कॉस्ट ऑफ विक्ट्री, द टोल ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। जुलाई के आखिर तक ये युद्ध खत्म हो गया, चोटियां वापस मिल गईं, लेकिन इस जीत की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। अगर हम अलग अलग सोर्सेस से आए इन कैजुअलिटी फिगर्स को न्यूट्रल तरीके से देखें तो दोनों तरफ हुए नुकसान का स्केल साफ समझ आता है। भारत के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 527 सैनिक मारे गए और 1363 घायल हुए। वहीं पाकिस्तान के ऑफिशियल क्लेम के मुताबिक उनके 357 से 453 सैनिक मारे गए। हालांकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि यह आंकड़ा 700 से 4000 के बीच हो सकता है। नंबर्स जो भी हों, दोनों तरफ के परिवारों ने जो खोया है वो दर्दनाक है। और यहाँ इंटरनेशनल प्रेशर का रोल बहुत क्रूशियल हो गया था। दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को टालना सबसे जरूरी था। इसी दबाव के चलते पाकिस्तानी सेना पीछे हटी और 26 जुलाई को भारत ने अपने क्षेत्र पर फिर से कंट्रोल लेकर जीत डिक्लेयर कर दी। इस एक्सप्लेनर को वापस आज के समय में लाते हैं। दरास वॉर मेमोरियल की वो गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार और कैप्टन मनोज पांडे गैलरी आज भी दुनिया के शिखर पर जान गंवाने वाले उन हीरोज की याद में खामोशी से खड़ी हैं। ये मेमोरियल इस बात की गारंटी है कि उन वीर जवानों की ये कहानियां इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहें। तो जाते जाते जब हम उन गुलाबी पत्थरों पर उखेरे गए नामों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाली जनरेशन्स 18,000 फीट की ऊंचाई पर हासिल की गई शांति की असली कीमत को कैसे समझेंगे? क्या हम कभी उन बलिदानों की अहमियत को पूरी तरह आंक पाएंगे? इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।